फिर से सीजेपी ऐसा ही कोई मुद्दा ढूंढ लेती है और फिर से एक बार जनता का फिर जुड़ाव देखने को मिलता है, तो क्या फिर से सरकार मैंने फिर कहा जनता का कोई जुड़ाव नहीं था पहले भी, सिर्फ आम आदमी पार्टी के गुंडे लोग थे जिन्होंने अराजकता फैलाई। 250 लोग कांग्रेस के गुंडे थे, आम बच्चे सिर्फ 10% थे, 90% बाहर के लोग थे। अगली बार अगर ऐसी कोई दिल्ली में कोशिश करी तो हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। जितने हिंदू संगठन है वो सब एकजुट होकर विरोध करेंगे अभिजीत दिप्के का, और अगर उस कहीं गलती से भी अगर वो खड़ा हो जाए जंतर मंतर में तो हम लोग छोड़ दिप्के की तरफ से आगे भी कहा गया है कि आगे भी धरना प्रदर्शन ऐसे दिखाई देंगे। दिप्के जी केजरीवाल का दलाल है, मैं पहले बता दूं आपको। क्या पंजाब में नहीं आ रहा दिप्के को? भाई सौरभ दास जिस दिन इस्तीफा होता है उस दिन आप 5 स्टार होटल में यहाँ से कर रहे हो, डांस कर रहे हो आप, और 20 बच्चों ने खुदकुशी करी, सुसाइड करा उनके परिवार के बच्चों ने, और आप क्या कर रहे हो? आप 5 स्टार होटल में नाच कर रहे हो आप। ये आपका प्रदर्शन था। और अभिजीत क्या कहता है? अभिजीत पंजाब के लिए एक शब्द नहीं बोलता। जिस प्रकार से उत्तम नगर कांड की बात ले ले, ऐसे कई कांड होते रहते हैं, नोएडा की भी बात करें तो ऐसी जो चीजें दिखाई देती हैं, क्या लगता है कि हिंदू इतना मजबूती से प्रखर होकर आगे दिखाई देता है, या फिर मुस्लिमों का जो संगठन है वो ज्यादा आपको मजबूत दिखाई देता है? क्या है, जो मुसलमानों में जो मदरसे बनाए गए उनके अंदर कट्टरवाद बनाया जाता है बचपन से ही। उनकी सोच कुछ बनाई जाती है, उनकी सोच देश के खिलाफ बनाई जाती है। उनको बताया जाता है कि हिंदू काफिर है उनको। और हमारे यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ बोला जाता है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और उनके यहाँ जितना ज्यादा जिहाद करेगा वो, जितना ज्यादा गलत करेगा उतना ज्यादा उसको अच्छा माना जाता है। तो ये फर्क है दोनों जगह में। तो कुछ वीडियोस में हमने देखा आपने रात में निकलकर जो महिला सुरक्षा है उसको आपने ये तय किया कि आखिर सुरक्षित है या फिर कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पे? हमने एक बेटियों की सुरक्षा के लिए एक मिशन चलाया और हमने सेल्फ डिफेंस भी कराया। और सबसे बड़ी बात, एक हमने बेटी की सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट हमने पास कराया दिल्ली सरकार से, जिसके तहत जितने भी स्कूल है बेटियों के, स्कूल के छुट्टी के टाइम और सोए के टाइम पुलिस की पीसीआर वैन खड़े रहे और बेटियां बिल्कुल नजर हो गई अपने घर जाए, उनको डर ना लगे। और जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं स्वयं वहां पे खुद खड़ा मिलता हूँ। और रात के समय एक भयंकर समस्या थी पार्कों में, पार्क शाम होते ही पार्कों में शराब पी जाती थी, नशा किया जाता था और बहन बेटियों का जाना दुभर था। पर जिस दिन विधायक बनते ही और पार्कों पर सुरक्षा मुहैया कराई, पुलिस की गश्त बढ़वाई, थाने की गश्त बढ़ाई और जवाबदेही तय करी एसएचओ की कि भाई इस क्षेत्र इस पार्क में अगर कुछ गलत होगा तो जिम्मेदार होंगे। हम उन कार्यों को जानना चाहेंगे जो आप कर तो रहे हैं लेकिन अभी जनता के सामने नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जनता को देखने को मिलेंगे। तो ऐसे हमारे यहाँ सबसे बात शशि गार्डन क्षेत्र है, शशि गार्डन क्लस्टर क्षेत्र है, वहाँ 40,000 लोग रहते हैं। उस क्षेत्र में एक बड़ा काम था, वहाँ चरस गांजा और अफीम बिकती थी करोड़ में। उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। शाम के टाइम वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ आती थी, करोड़ रुपए गाड़ियाँ आती थी और वहाँ से अभी गांजा जो आज की नई युवा पीढ़ी में बात करने के पूरे साधन थे। हमने उसमें पूरा काम किया 1 साल, हमने उसको जड़ से खत्म किया। वो जो रैकेट थे 8-10 बड़े माफिया थे जो जिनकी टर्नओवर महीने की करोड़ों रुपए थी, उनके नशे बंद करवाए, उनको जेल भेजा। और पहले जो हमने करने के बाद हमारे ऊपर पथराव भी हुआ क्योंकि उनका एकदम काम बंद गया। फिर हमने धीरे धीरे घुसे हम और बहुत स्लीपर सेल की तरह हमने काम किया। हमने धीरे धीरे अड्डे बंद करे और आज के डेट में यह हाल है कि 40,000 की आबादी में जो चरस गांजा बिकता था आज बिल्कुल शून्य हो चुका है। अभी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वे आप कार्यालय से जो प्रधानमंत्री आवास है वहां तक जो एथेनॉल का मुद्दा है उस पर वो पैदल मार्च करेंगे, तो इस पर आप क्या कहना? ऐसा ना केजरीवाल जी बेरोजगार हो चुके हैं, दिल्ली में उन पर काम नहीं है। अब वो ऐसे मुद्दे पकड़ रहे हैं जिन मुद्दों से कुछ होने वाला नहीं है। आज अगर एथेनॉल देश में अगर एथेनॉल चालू हो रहा है तो उससे हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी देश में ही। आज हम अगर खाड़ी देशों में युद्ध होता है तो हम पेट्रोल हमारा बंद हो जाता है, डीजल हमारा बंद हो जाता है, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पर अगर एथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी, एथेनॉल देश में पैदा हो जाता है और ये अगर होगा तो आने वाले समय में फ्यूचर में हमें कभी भी युद्ध हो पूरे विश्व में हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। और देश में कई अच्छे काम होते हैं तो इनको परेशानी। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की एक्सपोज हो चुके हैं देश में। और अभी जिस प्रकार जो घटनाएं हुई है कुछ दिनों पहले, सबको पता है वो किस मानसिकता के लोग। जी, जो आपने ये बोर्ड की बात की, जो पिछले कुछ समय में ये चीजें भी सामने आई थी कि आपने सभी दुकानों के बोर्ड बदलवा दिए थे, आखिर कैसी घटना थी? क्योंकि इसके लिए आपने एक अभियान जैसा चलाया था। अक्सर क्या होता था, जो बहुत सारी दुकानें थी हमारे यहाँ पे, बहुत सारी दुकानें, वो दुकानें अक्सर हिंदू नाम से चल रही थी। जब उनको पहले हिंदू नाम से चलेगी और जैसी पेटीएम करो तो कोई मुस्लिम नाम आ जाता है। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा भाई जब तुम्हें व्यापार हिंदुओं से करना है ठीक है, और पर नाम हिंदुओं का लिखना है, मतलब मुस्लिम नाम नहीं लिखोगे, और उसके बाद आगे भी हिंदुओं को दिखाते हो, तो जिहाद भी हिंदुओं के लिए करते हो, हर चीज हिंदुओं के लिए करते हो, पर ये चलेगा नहीं। हमने नाम बदलवाए, सारी महिलाओं ने कहा कि नाम बदलने चाहिए। हमने सारी पनीर की दुकान, जितनी पनीर की दुकान थी, अवैध दुकानें थी, जूस की दुकान थी, हमने जाकर उनके बोर्ड बदले, उनको बोला अपना असली नाम लिखो, तो उन्होंने असली नाम लिखा। किसी को कोई परेशानी नहीं थी। पर आम आदमी पार्टी के कुछ लोग उसमें राजनीति करते थे। जो ये नारे दिखाई देते हैं, अगर मैं हाल ही के जो कॉकरोच जो मूवमेंट हुआ था
इतना बड़ा जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था। मैंने कहा नीट की परीक्षा जो लीक हुई वो बिल्कुल गलत हुआ, हम खुद बातें गलत हुआ, और प्रोटेस्ट करना लोकतांत्रिक देश में एक अधिकार है और करना भी चाहिए। जैसी नीट की परीक्षा लीक हुई उसके बाद तुरंत जांच हुई, आरोपियों को जेल भेजा, सारी कार्रवाई चल रही है। पर लीक की परीक्षा के नाम पे जो धरना होता है वो धरना में अभिजीत दित्य जैसा व्यक्ति जो सिसोदिया का राइट हैंड का 2024 तक वो आम आदमी पार्टी का हैंडल चलाता था, सोशल मीडिया हैंडल, वो व्यक्ति विदेश जाता है। विदेश में ध्रुव राठी जो अक्सर हिंदुओं के खिलाफ बोलते, देश के खिलाफ बोलते, वहां से एक प्लानिंग होती है और देश में आके धरने में बैठ जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी का स्पेशल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है रविंदर सिंह नेगी, जो कि पटपरगंज विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं। आज हम इनसे सिर्फ पटपरगंज के बारे में ही बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे देश के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम पटपरगंज से करेंगे। सबसे पहले रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले हम पटपरगंज की बात करते हैं। आपको विधायक बने 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे पहले मैं आपसे जो 3 समस्याएं जानना चाहूँगी जो आपको अभी के कार्यकाल में लगी हैं और इनके समाधान आपको क्या दिखते हैं। बिल्कुल, मैं पटपरगंज की हॉट सीट से आता हूँ, जिस सीट से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे, जो पूरी दिल्ली में हॉट सीट थी। इस सीट में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जब मैं जीत कर आया सबसे ज़्यादा सीवर और पानी की एक ऐसी विकराल समस्या थी। हर गली में सीवर बहते थे और पानी की बहुत समस्या थी। हमने सबसे पहले वो काम किए। दूसरी बात, जितने भी स्कूल थे, इस शिक्षा मंत्री थे सिसोदिया जी, साथ में शराब मंत्री भी थे। पहली बार ऐसा हुआ देश में कि जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री था वही व्यक्ति शराब मंत्री बना, सिसोदिया जी। तो स्कूलों के एक ढकोसला तो बना रखा था स्कूल के नाम पे, जो राजनीति करते थे। पर जितने स्कूल थे उन स्कूलों की छत चूती थी, उन स्कूलों में सीलिंग फैन नहीं थे, उन स्कूलों में साफ पानी नहीं था, उन स्कूलों में साफ बाथरूम नहीं थे। हमने जितने 24 के 24 स्कूलों में हमने टारगेट करके उन छतों को निर्माण कराया दोबारा, उस पर टीआर गाजर पत्थर थे उनको ठीक किया, और ऐसे तमाम स्कूलों को हमने ठीक किया। और सबसे बड़ी बात, एक मेरे यहाँ मगलम हॉस्पिटल है, उसके पीछे एक एनएच है। उस एनएच में अक्सर जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मैं खुद उसमें नाव चलाता था और वो एक बहुत बड़ा इशू था, उसमें बसें डूब जाती थी। पर इस एक सवा साल के कार्यकाल में हमने बिल्कुल उस समस्या का निदान कर दिया। 12 साल की समस्या थी। केजरीवाल जी डिप्टी सीएम थे, सुपर सीएम थे दिल्ली के, 18 मंत्रालय थे, पर उनसे कभी वो ठीक नहीं हुआ, पर हम लोगों ने उस समस्या का निदान किया। जी, सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा पर भी आप काफ़ी जागरूक दिखाई देते हैं। कुछ वीडियोस में हमने देखा आपने रात में निकलकर जो महिला सुरक्षा है उसको आपने ये तय किया कि आखिर सुरक्षित हैं या फिर कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पे। तो आखिर अगर उसी की बात करें तो आपकी विधायक निधि में से आपने कितनी पूंजी निकाली है महिलाओं के सुरक्षा के लिए, इस बारे में हमारे दर्शक। हमने एक बेटियों की सुरक्षा के लिए एक मिशन चलाया और हमने सेल्फ डिफेंस भी कराया। और सबसे बड़ी बात, एक हमने बेटी की सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट हमने पास कराया दिल्ली सरकार से, जिसके तहत जितने भी स्कूल है बेटियों के, स्कूल के छुट्टी के टाइम और सुबह के टाइम पुलिस की पीसीआर वैन खड़े रहे और बेटियां बिल्कुल निडर हो गए अपने घर जाएं, उनको डर ना लगे। और जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं स्वयं वहाँ पे खुद खड़ा मिलता हूँ। और रात के समय एक भयंकर समस्या थी पार्कों में। पार्क शाम होते ही पार्कों में शराब पी जाती थी, नशा किया जाता था और बहन बेटियों का जाना दुभर था। पर जिस दिन विधायक बनते ही उन पार्कों में सुरक्षा मुहैया कराई, पुलिस की गश्त बढ़वाई, थाने की गश्त बढ़ाई और जवाबदेही तय करी एसएचओ की कि भाई इस पार्क में अगर कुछ गलत होगा तो हम जिम्मेदार होंगे। और एक बेटी सुरक्षा मिशन चला रहे हैं, उसके तहत हम कार्यक्रम करते रहते और उसमें हम लोग जो भी मतलब जो निधि के तहत तो नहीं होता, पर जो भी पर्सनल खर्चा होता हम लोग समाज में बहुत सारी एनजीओ है उनके माध्यम से कराते हैं। जी, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो जनता देख पाती है, लेकिन बहुत से कार्य ऐसे हैं जो जनता नहीं देख पाती है और जो आप उनके लिए करने का प्रयास करते हैं। हम उन कार्यों को जानना चाहेंगे जो आप कर तो रहे हैं लेकिन अभी जनता के सामने नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जनता को देखने को मिलेंगे। नहीं, ऐसे हमारे यहाँ सबसे बात शशि गार्डन क्षेत्र है, शशि गार्डन क्लस्टर क्षेत्र है, वहाँ 40,000 लोग रहते हैं। उस क्षेत्र में एक बड़ा काम था, वहाँ चरस गांजा और अफीम बिकती थी घरों में और लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। शाम के टाइम वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी, करोड़ों रुपये गाड़ियाँ आती थी और वहाँ से अफीम गांजा, जो आजकल की नई युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के पूरे साधन थे। हमने उस पर पूरा काम किया 1 साल।
हमने उसको जड़ से ख़त्म किया। वो जो रैकेट थे 8-10 बड़े बड़े माफिया थे जिनकी टर्नओवर महीने की करोड़ों रुपए थी, उनके नशे बंद करवाए, उनको जेल भेजा। और पहले जब हमने करने के बाद हमारे ऊपर पथराव भी हुआ, क्योंकि उनका एकदम काम बंद किया। फिर हमने धीरे धीरे घुसे हम, और बहुत स्लीपर सेल की तरह हमने काम किया। हमने धीरे धीरे अड्डे बंद करे, और आज के डेट में यह हाल है कि 40,000 की आबादी में जो चरस गांजा बिकता था, आज बिल्कुल शून्य हो चुका है। अभी पिछले दिनों अखबार में आपने पढ़ा होगा, करीबन 20 किलो चरस वहाँ से पकड़ी गई, 5 लाख रुपए नकदी पकड़ी गई। ऐसे काम हमने करे। ऐसे कितने सार्वजनिक पार्क थे जो पिछली सरकारों में कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने घेर रखे थे, जो बहन बेटियों के खेलने के साधन थे। जब मैं विधायक बना तो ऐसे पार्कों मैंने चिन्हित करा जिसमें कबाड़ी वाले बैठे हुए थे, और वो जिहादी लोग थे। और कई सारे कबाड़ी एक पार्क में, एक खिचड़ीपुर 7 ब्लॉक का पार्क है, उसमें कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति बैठा था। जब मैं पहली बार विधायक बना तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा, ये बहन बेटियों को खेलने के लिए पार्क है, आप क्या कर रहे हैं इसमें? कह रहे ये हमारी जगह है। मैंने किसने दी? कह रहे नहीं हमारी। तो मैंने वो पार्क खाली कराया और उस अब्दुल कबाड़ी को वहाँ से साफ करा। ऐसे 10 कबाड़ी थे और बहुत बड़ा काम था। आज उस पार्क को हमने हरित पार्क में ले लिया, ग्रीन पार्क में ले लिया। उसमें काम शुरू होने वाला बहुत जल्दी, और मुझे लग रहा है आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि क्या काम हुआ। अभी तो लोगों को लग रहा है कि चलो पार्क तो खाली करा दिया, पर अब उसमें काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आज, जैसे हमारे यहाँ सबसे मेन दिक्कत थी जल भराव की, और सीवर और पानी की बहुत भयंकर समस्याएं थी। जो बड़े बड़े सीवर थे, जो बड़ी बड़ी लाइनें जो 40 साल से नहीं बदली थी, उन लाइनों को बदलने का हमने काम किया। अब हमने पिछले साल बदली, अब लोगों को लाभ मिल रहा। अब लोग कह रहे हैं कि वो काम ठीक हुआ। तो ऐसे कई काम है, पाइपलाइन में है। जो अभी मेरे यहाँ एक 5 एकड़ लैंड है बिलोन नगर में, उसमें बारात घर और मल्टी पार्किंग में लाने वाला हूँ। मैंने राज्यपाल साहब से, गवर्नर साहब से वो पास करा लिया है, और जल्द से जल्द उस काम को हम शुरू करेंगे। जी, कुछ वादों और इरादों की बात करूं जो आपने चुनाव के दौरान वादे किए हों, और अभी के समय में आप जनता से कुछ वादे करना चाहें और उनको पूरी करने के किस तरह से इरादे? नहीं, हमने जब हम चुनाव लड़ रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा दिल्ली वालों को, जब भी दिल्ली में सरकार बनेगी तो हम आयुष्मान कार्ड चालू करेंगे, हम जन आरोग्य मंत्री बनाएंगे। आयुष्मान कार्ड एक ऐसा था जिसके माध्यम से 5 लाख का इलाज केंद्र सरकार देती है और 5 लाख का इलाज दिल्ली सरकार देती है। पर केजरीवाल ने अपनी झूठी राजनीति के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में कि मोदी जी की वाह ना हो जाए, तो इस स्कीम को पास नहीं होने दिया। हमारी सरकार आई, हमने पहले दिन ही आयुष्मान भारत पास किया, जिसमें 10 लाख रुपए का गरीबों को इलाज होता है, 70 साल से ऊपर वालों को। और उसके बाद जैसे ही मोदी जी ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये हम देंगे और होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त देंगे। हमने पिछली होली गई है, होली में हमने सिलेंडर मुफ्त की पहली किस्त दिल्ली की बहनों को दे दी है। और कल अभी दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत हमने 2500 रुपये बहनों का फॉर्म भरना चालू कर दिया, और रक्षाबंधन वाले दिन वो राशि उनके खातों में आएगी। जो बीजेपी कहती है वो करती है। मात्र 1.5 साल की सरकार में जितने वादे करे थे, उन वादों में 90% वादे हमने पूरे करे। जी, आपने अरविंद केजरीवाल की बात की। अभी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वे आप कार्यालय से जो प्रधानमंत्री आवास है वहां तक जो एथेनॉल का मुद्दा है उस पर वो पैदल मार्च करेंगे। तो इस पर आप क्या कहना ऐसा है ना, केजरीवाल जी बेरोजगार हो चुके हैं, दिल्ली में उन पर काम नहीं है। अब वो ऐसे मुद्दे पकड़ रहे हैं जिन मुद्दों से कुछ होने वाला नहीं है। आज अगर एथेनॉल देश में अगर एथेनॉल चालू हो रहा है तो उससे हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी देश में ही। आज हम अगर खाड़ी देशों में युद्ध होता है तो हम पेट्रोल हमारा बंद हो जाता है, डीजल हमारा बंद हो जाता है, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पर अगर एथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी, एथेनॉल देश में पैदा हो जाता है, और ये अगर होगा तो आने वाले समय में, फ्यूचर में, हम पे कभी भी युद्ध हो पूरे विश्व में, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। पर देश में कई अच्छे काम होते हैं तो इनको परेशानी है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की एक्सपोज हो चुके हैं देश में, और अभी जिस प्रकार जो घटनाएं हुई है कुछ दिनों पहले, सबको पता है वो किस मानसिकता के लोग हैं। लेकिन विवादित शराब मामले की बात करें तो अभी तो अदालत ने उन्हें दोष मुक्त घोषित कर दिया है। तो ऐसा नहीं लगता कि आपके नेता अब ऐसी अफवाह फैलाएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है? क्या उसका वो राजनीतिक फायदा नहीं उठाएंगे? और अगर उठाएंगे तो आपको क्या लगता है कि कितना फायदा उठा सकते हैं? देखो, मैं आपको बता दूं, एक दिन सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर एक दिन में थाने में बंद हो जाता है तो आप सोचिए, अगर वो थाने में बंद है तो कोई ना कोई आरोप लगा होगा। आप 2 साल आपका शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री जेल रह के आए, आप खुद जेल रह के आए,
संजय सिंह खुद जेल रह के आए, एक दिन भी व्यक्ति जेल नहीं रह सकता बिना आरोप के। आप 2-2 साल जेल रह के आ रहे हैं, पूरा घोटाला हुआ, उस घोटाले में सारे गवाह मौजूद हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। पर पहली बार केजरीवाल को देखा होगा आपने, उसको न्यायपालिका में भरोसा नहीं है, उसने खुद जज बदलने की बात करी। आप सोचिए, कोई जज को कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी अदालत में नहीं आना। आप देश के कानून का नहीं मानते, आप देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है आपको, आप क्या चाहते हैं? तो ये सबको समझना पड़ेगा देशवासियों को। एक व्यक्ति सिसोदिया जिसने 20 बार फोन डिस्ट्रॉय करे, अपने 20 बार सिम डिस्ट्रॉय करे, क्यों कर रहे हो भाई? क्यों? आप शराब नीति इतनी अच्छी थी तो शराब नीति आपने वापस क्यों ली? अगर आप कहते हो कि हमने शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री आपने दिल्ली में बांटी, सबने देखा। उन गुरुद्वारों में, उन मंदिरों में, उन गुरुद्वारों के आगे, मंदिरों के आगे शराब के ठेके खोले गए। आज से पहले तो नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं पूरा देश जानता है कि ये लोग शराब में लिप्त थे। इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को लाभ दिया और करोड़ों रुपए की उनसे वसूला। जब लोग कोरोना काल में वैक्सीन ढूंढ रहे थे, भोजन ढूंढ रहे थे, उस टाइम सिसोदिया जी शीश महल बना रहे थे 50 करोड़ का, और केजरीवाल शीश महल बना रहे थे, और सिसोदिया शराब की दलाली कर रहे थे। ये दोनों लोगों को देशवासियों को समझना पड़ेगा। ये दो लोग 2020 में जब कोरोना काल आया, कोरोना काल अपने चरम सीमा में था, एक शीश महल बना रहा था और एक व्यक्ति शराब की दलाली कर रहा था और कोरोना काल में शराब के ठेके खोल रहा था। ये पूरा जानते लोग। काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आप काफ़ी मुखर होकर बोलते हैं। अभी जो एक बात सामने आती है, किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, इसलिए आप काफ़ी कार्य करते हैं, काफ़ी जागरूक रहते हैं। कई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, अगर कोई भी त्यौहार हो हिंदुओं का, या फिर मंगलवार के दिन आपने जो मीट मच्छी की दुकानें हैं उस पर आप प्रतिबंध लगाने पर काफ़ी जोर देते हैं। तो आखिर क्या आप पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, या फिर त्योहारों तक ही जो ये चीज़ है ये सीमित रहती हुई दिखेगी हमें? देखो, हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और सनातन धर्म में परंपराएं हैं कि जब पर्व होता है, कोई त्यौहार होता है, तो उस त्यौहार में हम मांस और इसमें परहेज रहता है, हमारे व्रत होते हैं। तो इसी प्रकार जब नवरात्रि के व्रत होते हैं, और नवरात्रों के व्रतों में अगर किसी भी मंदिर के आगे अगर मांस की दुकान खुली होगी, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा सनातनी होते हुए। तो मैं जब निगम पार्षद था तब भी मैंने सीधा बता दिया था कि भाई मंदिर के आगे नहीं खुलेगी मांस की दुकान, बिल्कुल भी, चाहे सरकार का ऑर्डर हो या ना हो, पर हम बंद कराएंगे। और हमने बंद कराई, क्योंकि बहन बेटियां व्रत रखती हैं, और व्रत रखने के बाद अगर वो किसी, जैसे पनीर की दुकान है, नाम बदल के लिखते हैं, कोई अखलाक है और वो लिख रहा है पप्पू पनीर भंडार, और वो कोई अखलाक निकल रहा है। तो जब हमारी बहन बेटियां व्रत रखती हैं, व्रत रखने के बाद वो पनीर खरीदती हैं, तो उसको पूरी छूट होनी चाहिए कि वो किस धर्म से खरीद रही है। जब वो पेटीएम कर रही है तो अखलाक निकल रहा है और वहाँ लिखा है पप्पू पनीर भंडार, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ एक तरह से धोखा करा जा रहा है। आजकल थूक जिहाद चल रहा है, पेशाब जिहाद चल रहा है, इतनी सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। एक समुदाय जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो हमारे समाज के लोगों को कहीं ना कहीं अशुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जो आपने ये बोर्ड की बात की, जो पिछले कुछ समय में ये चीज़ें भी सामने आई थी कि आपने सभी दुकानों के बोर्ड बदलवा दिए थे, आखिर कैसी घटना थी? क्योंकि इसके लिए आपने एक अभियान जैसा चलाया था। अक्सर क्या होता था, जो बहुत सारी दुकानें थी हमारे यहाँ पे, बहुत सारी दुकानें, वो दुकानें अक्सर हिंदू नाम से चल रही थी। जब उनको पहले हिंदू नाम से चलेगी, और जैसी पेटीएम करो तो कोई मुस्लिम नाम आ जाता है। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा भाई, जब तुम्हें व्यापार हिंदुओं से करना है, ठीक है, और पर नाम हिंदुओं का लिखना है, मतलब मुस्लिम नाम नहीं लिखोगे, और उसके बाद आगे भी हिंदुओं का दिखाते हो, फिर जिहाद भी हिंदुओं के लिए करते हो, हर चीज़ हिंदुओं के लिए करते हो, पर ये चलेगा नहीं। हमने नाम बदलवाए, सारी महिलाओं ने कहा कि नाम बदलने चाहिए। हमने सारी पनीर की दुकान, जितनी पनीर की दुकान थी, अवैध दुकानें थी, जूस की दुकान थी, हमने जाकर उनके बोर्ड बदले, उनका अपना असली नाम लिखो, तो उन्होंने असली नाम लिखा, और किसी को कोई परेशानी नहीं थी। पर आम आदमी पार्टी के कुछ लोग उस पर राजनीति करते थे। विरोध देखने को नहीं मिला उनकी तरफ? विरोध काफ़ी विरोध हुआ, काफ़ी हमारे हाई हाई के नारे भी लगे, पर हम लोग जब सनातनी हैं तो हम लोग इन चीज़ों को छोड़ने वाले नहीं। जी, जो ये नारे दिखाई देते हैं, अगर मैं हाल ही के जो कॉकरोच जो मूवमेंट हुआ था, इतना बड़ा जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था, इस बारे में अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। मैंने कहा, नीट की परीक्षा जो लीक हुई वो बिल्कुल गलत हुआ, हम खुद मानते गलत हुआ, और प्रोटेस्ट करना लोकतांत्रिक देश में एक अधिकार है और करना भी चाहिए। जैसी नीट की परीक्षा
लीक हुई, उसके बाद तुरंत जांच हुई, आरोपियों को जेल भेजा, सारी कार्रवाई चल रही है। पर नीट की परीक्षा के नाम पे जो धरना होता है, वो धरना में अभिजीत दीप के जैसा व्यक्ति जो सिसोदिया का राइट हैंड था, 2024 तक वो आम आदमी पार्टी का हैंडल चलाता था, सोशल मीडिया हैंडल, वो व्यक्ति विदेश जाता है। विदेश में ध्रुव राठी जो अक्सर हिंदुओं के खिलाफ बोलते, देश के खिलाफ बोलते, वहाँ से एक प्लानिंग होती है और देश में आके धरने में बैठ जाते हैं। आप बैठिए, खूब धरने में बैठिए, पर उस धरने में जब नीट की परीक्षा का धरना चल रहा है, उसमें देश विरोधी नारे क्यों लग रहे, उसमें भारत विरोधी नारे क्यों लग रहे, उसमें क्यों बोला जा रहा कि राम का पति सीता के पति राम, उसमें क्यों बोला जा रहा कि अल्लाह रहेंगे इस देश में, उन्हें क्यों उसमें क्यों बोला जा रहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। इसका क्या मतलब है इन चीज़ों को। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली क्यों दी जा रही है जी। और प्रधानमंत्री जी को गाली क्यों दी जा रही है, अमित शाह जी को गाली क्यों दी जा रही है, क्यों आरएसएस को गाली दी जा रही है। आप बताइए, आप करिए ना प्रोटेस्ट, कौन मना कर रहा है आपको। पर इस तरह की देश में रहकर देश के बारे में गलत बोलना, ये सहन नहीं होगा जी। लेकिन एक ही देश में रहकर लोगों को गालियां देना, क्या ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा छूट मिल गई है? क्योंकि गालियों का पैटर्न हमें हर जगह दिख रहा है, भगवान के लिए भी, अब प्रधानमंत्री के लिए भी, तो उन्हें लगता है कि गाली देना बहुत ही नॉर्मल है और क्या ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने फिर कहा, इसका मास्टरमाइंड केजरीवाल जी थे पूरे। आपने देखा होगा ये सारे लोग मंच में चढ़े थे, चाहे केजरीवाल जी, पंजाब में पेपर लीक होता है तो केजरीवाल जी वहां तो कुछ बोलते नहीं है, चुप रहते। केरल में पेपर लीक होता है, राहुल गांधी चुप रहते, और इस तरह के। पर झारखंड में पेपर लीक होता है तो चुप रहते। पर दिल्ली में इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, इन पर कोई मुद्दा नहीं है। देश विकास कर रहा है, देश में चारों तरफ हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे पहुंच गई, हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं, पर इन पर कोई मुद्दे नहीं है। पर देश की एक जो युवा पीढ़ी है, जो जैन जी जिनको बोलते हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और अक्सर केजरीवाल जी ने खुद अपने मुंह से बोला कि देश का जैन जी करे वहाँ की श्रीलंका की तरह करे, देश का जैन जी नेपाल की तरह करे। मतलब आप युवाओं को सीधे सीधे भड़का रहे हो कि वहाँ के राष्ट्रपति को जैसे हमला किया था आप करिए। इनकी सोच थी। आप पहली बार, देश के इतिहास में पहली बार होगा जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई, रातों रात जेल में बंद करे। और वैसे ही सेम राहुल गांधी पीएम आवास के आगे धरना देने चले गए। आप सोचिए, प्रधानमंत्री, एक देश की गरिमा, देश की पोस्ट है, आप कैसे आप उनके आगे जा सकते हो जी। सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि ये सिर्फ अराजकता थी। नीट की परीक्षा की आड़ में अराजक लोग थे। 2800 लोग चिन्हित हुए जिन पे मुकदमे चल रहे हैं। पॉस्को लगा हुआ, किसी में रेप लगा हुआ है, किसी में 307, किसी में 302। ये सारे मुजरिम लोग थे जो वहां पे आए और प्लानिंग के तहत उन्होंने किया देश को बदनाम करने के लिए। जी। लेकिन जेंजी की बात करूं तो काफ़ी कूल जनरेशन कहा जाता है कि जेंजी बहुत दिमागदार हैं, हमारे जो देश का भविष्य है जेंजी। उन्हीं की ओर से ऐसी गालियां सुनना, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनकी मां के लिए गालियां सुनना, तो आखिर जेंजी पर एक बड़ा सवाल नहीं उठता है? क्या उन्हें अपने भीतर झांकने की ज़रूरत नहीं है? और सबसे ज़्यादा उनके परिवार को, क्या आखिर उन्हें इस बात का डर नहीं है कि वो बाहर जाकर कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किन के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? तो आखिर इसमें उनके घर वालों की गलती है, उनकी गलती है? आखिर जो देश की संस्कृति है, आखिर किस ओर दिख रही है आपको? देखो, जैसे चिकना घड़ा होता है ना, घड़े को आप जैसे डालते हैं वैसे हो जाता है। इसी प्रकार आजकल इंस्टाग्राम जैसी एक बीमारी है, जिस इंस्टाग्राम में हजारों लाखों लोग अपनी रील को वायरल करने के चक्कर में उसमें गाली गलौज करते हैं। तो आज का जो जेनजी है, वो युवा, वो उस चिकने घड़े की तरह, जिस तरफ उसको डालोगे उस तरफ ढल जाता है। जिस तरह से वो बाहर से फंडिंग हुई, सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान से चल रहे थे, अमेरिका से चल रहे थे, उन सोशल मीडिया के माध्यम से जब भारत की छवि दिखाई, गलत छवि दिखाई, तो वो मेरे को लग रहा है उन जैन जी को उसमें अग्रेसिव हुए। और अग्रेसिव होते हुए उन लोगों ने ऐसे बयान दिए, जबकि उनके घर से कोई ऐसा शिक्षा नहीं थी उनको। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। सारे सोशल मीडिया हैंडल चल रहे थे और बहुत सारी साइडें ऐसी चल रही थी जिस साइडों का देश में भी नहीं पता था, जो बैन लगी हुई है पर वो देश में चल रही थी। उन साइटों के माध्यम से बच्चों को उकसाया जा रहा था, भड़काया जा रहा था। जबकि मुझे लगता नहीं है कि हमारा जैन जी इतना खतरनाक हो जाएगा कि वो देश के प्रधानमंत्री को गाली देगा, वो देश की प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देगा, जो माँ इस धरती में नहीं है उसको गाली देगा। तो मुझे लगता है कि ये सारा इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को उकसाया गया और लोगों को भड़काया गया, बच्चों को। और उसमें मुझे लगता है कि आज बच्चे भी शर्मिंदा हैं, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा दिल कर उन बच्चों को माफ़ किया। देश का प्रधानमंत्री, सोचिए आप, देश का प्रधानमंत्री जैन जी को कह रहा है कि बच्चों से गलती हो जाती है। कितना बड़ा दिल है। एक व्यक्ति 140 देश करोड़ों वासियों का पीएम है, जिसको रोज गाली पड़ती है,
वो व्यक्ति कह रहा है कि चलो मैं माफ़ करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, हम इनको जैसे डालेंगे वैसे होंगे। आप सोचिए कितना बड़ा दिल है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुद्दा कुछ और होना चाहिए था? जो बच्चे हैं उन्होंने गलती की, इस बात को हाईलाइट करके दिखाया गया, उनकी वीडियो वायरल हुई, लेकिन जो बड़ा मुद्दा था, जो मंच पर जाकर जो नारे लगाए गए, जो अल्लाह के नाम की जो बातें की गई, जो भगवान का विरोध किया गया, क्या उस बात को हाईलाइट करके नहीं दिखाया जाना चाहिए था? जो मीडिया थी वो आखिर उन बातों पर इतनी मुखर क्यों नहीं दिखाई दी, इस बात पर इतनी मुखर क्यों दिखाई दी? क्योंकि जो बड़ा मुद्दा है वो कहीं और जाता हुआ दिख रहा है और जो छोटे मुद्दे हैं वो ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है टुकड़े टुकड़े गैंग, जो पूरी टुकड़े टुकड़े गैंग थी वहाँ पे, वो लोग जिस प्रकार मंच का दुरुपयोग कर रहे थे, सब पूरे देश ने देखा। जिस प्रकार सारे राजनीतिक दल के विपक्षी लोग जो मोदी जी को सीधे सीधे चुनाव में नहीं हरा पाते, डायरेक्ट चुनाव में, पर इस तरह से षड्यंत्र रचकर स्टेज के माध्यम से वहाँ पे देश के खिलाफ आग निकलना, ये सब देख रहे, दुनिया देख रही थी। पर मैंने फिर कहा कि जैन जी को इस्तेमाल किया, जैन जी को आगे रख के उनके कंधे में बंदूक रखकर चलाई कि जैन जी बोले, और पीछे से सारे राजनीतिक दल थे और उन राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई थी कि कौन इसका क्रेडिट ले। सब वहाँ राहुल जी खुद क्रेडिट ले रहे थे। राहुल गांधी केरल के बारे में चुप थे, मौन थे, कर्नाटक के बारे में मौन थे, झारखंड के बारे में मौन थे, सिसोदिया पंजाब के बारे में मौन था, जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमारी सरकार, अगर हमारे पंजाब में पेपर लीक होगा तो हम तुरंत इस्तीफा दे देंगे, तो वहाँ पर चुप थे। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से सोची समझी साजिश थी जिसके तहत ये काम चल रहा था। शुरू में मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसियों ने जरूर इसमें बाद में काम किया होगा कि ये किस तरह से चीज़ें चल रही थी, विदेश से चल रही थी, बाहर से चल रही थी और फॉरेन फंडिंग हो रही थी। जी, एक सवाल मौजूदा सरकार पर भी उठता है। कही जाती है भाजपा सनातन की सरकार है, फिर भी जो ऐसी कई ऐसी बातें होती हैं। अगर हम दलितों की भी बात करें, उनकी तरफ से ऐसी गालियां दी जाती हैं। ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए, भगवान को गालियां दी जाती हैं। सनातन की सरकार में जो हिंदुत्व की सरकार है, आखिर भगवान को गालियां देना और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, ये मेरा फिर से एक और सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों उनको इतना बढ़ावा आखिर क्यों मिल रहा है कि वो इसी देश में रहकर हिंदुत्व की सरकार में अपने ही भगवान को गाली दिए जा रहे हैं और कोई कुछ भी करने वाला नहीं है उनका? प्रधानमंत्री मोदी की माँ को गालियां दी जा रही हैं, लेकिन उनके ऊपर आखिर इतनी हिम्मत क्यों है उनके पास? नहीं, मैंने कहा जो विपक्षी दल है जिनके पास मुद्दा विहीन है आज के डेट में, वो ऐसे जानबूझ के ऐसे लोगों को आगे करते हैं। और जहाँ तक रही दलित की बात, और दलित भी हिंदू ही हैं, पर इस समाज में बांट रहे हैं, इनको बांटा गया है इनको। बिल्कुल। अगर आप पूर्वज देखोगे, उनके भी हिंदू हैं, वो भी देवी देवता को मानते हैं, वो भी राम को मानते हैं, और कहीं ना कहीं पर इस तरह से समाज में एक ऐसा माहौल खराब किया विपक्षी दलों ने। जो 70 साल कांग्रेस रही देश में, जो विपक्षी दल रहे, उन्होंने बांट दिया, वहाँ हिंदू अलग कर दिया और दलित को अलग कर दिया, जबकि दलित भी हिंदू का ही हिस्सा है, वो लोग हिंदू हैं। और जहाँ तक रही देवी देवताओं के बारे में गलत बोलना, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, अगर हमारे क्षेत्र में कोई अगर हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है तो हम सख्त एक्शन लेते हैं, उसके एफआईआर दर्ज कराते हैं। और बाकी जो देश में जो चीज़ें चल रही हैं, हिंदू संगठन है हमारे, बजरंग दल हो चाहे बीएसपी हो, उसमें कड़ा कदम उठाते हैं, छोड़ा नहीं जाता। कोई हमारे भगवान को गाली देगा इस धरती में तो हम लोग सहन करने वाले नहीं हैं। जी, क्योंकि इससे भी जो कई जनता है वो भी काफ़ी नाराज़ दिखाई देती है। उनका कहना है कि सरकार में होते हुए ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ जनता का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। तो आखिर उसको ठीक करने के क्या प्रयास हैं? मैंने फिर कहा, जो भी इस मुद्दे में जो भी गाली गलौज होती है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज होती है और कार्रवाई भी होती है। अभी नोएडा में जो एक लड़की ने जो गलत बोला था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, और एक लड़की ने और राम मंदिर के हनुमान मंदिर में जो घटना हनुमान मंदिर की उसके बारे में गलत बोला था, उसकी भी कंप्लेंट दर्ज हो गई अभी क्लॉट प्लेस थाने में। तो ऐसी बात नहीं है, उस पर कार्रवाई चल रही है, चिन्हित करा जा रहा है। जो भी एक देश में अगर कोई प्रभु राम के बारे में बोलेगा तो यहाँ सहन नहीं होगा। जी, अगर सरकार की बात करूं तो जो सीजेपी है, अभी नई उभरी पार्टी बनी है, सोशल मीडिया से बनी हुई पार्टी है, इतने सारे लोग जुड़ गए हैं हालांकि उससे, लेकिन बहुत ही नई पार्टी है। अगर उसके सामने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को झुकना क्या शोभा देता है? देखो, मैंने फिर कहा, सीजेपी, ये जो विपक्ष के जितने दल है उनका मिला जुला गठजोड़ सीजेपी है। केजरीवाल, अखिलेश यादव, इनके सारे लोग हैं। आप ये सोचिए, जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें 10% छात्र थे, 90% इनके कार्यकर्ता थे।
पहले दिन जब 20 जुलाई को जो घटना हुई, उनकी तरफ से कहना होता है बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे। अरे बीजेपी के भेजे गुंडे थे तो आप जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा तो आप विरोध क्यों कर रहे थे? क्यों अभिजीत दिपके कह रहे कि बच्चे हैं, क्यों आप एफआईआर दर्ज हो रही है? भाई होने दो ना, अगर बीजेपी के गुंडे हैं तो आप अपने स्टैंड में कामयाब तो अब कायम रहो ना स्टैंड में अपने। अब एक तरफ कह रहे हो बीजेपी गुंडे, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इन पर एफआईआर दर्ज कराई जाए और आप कह रहे हो कि नहीं बच्चे थे। तो मुझे लग रहा है कि ये सब लोग एक है और कहीं ना कहीं मुखौटा अभिजीत दिपके का बना दिया, इन लोगों का मुखौटा है और पीछे से सारे दल एक है। और इन सीजेपी में कोई व्यक्ति इनका नहीं है, सारे बाहर से इम्पोर्ट करे हुए। दीपके की तरफ से आगे भी कहा गया है कि आगे भी धरना प्रदर्शन ऐसे दिखाई देंगे, क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। जो भी पेपर लीक पर जो भी कार्रवाई हुई है, इतने सारे कानून आए हैं, लेकिन फिर भी उनकी संतुष्टता दिखाई नहीं देती। दीपके जी केजरीवाल का दलाल है, मैं पहले बता दूं आपको। क्या पंजाब में नजर नहीं आ रहा दीपके को? भाई सौरभ दास जिस दिन इस्तीफा होता है उस दिन आप 5 स्टार होटल में अयासी कर रहे हो, डांस कर रहे हो आप। और 20 बच्चों ने खुदकुशी करी, सुसाइड करा उनके परिवार के बच्चों ने, और आप क्या कर रहे हो? आप 5 स्टार होटल में नाच कर रहे हो आप। ये आपका प्रदर्शन था। और अभिजीत क्या कहता है? अभिजीत पंजाब के लिए एक शब्द नहीं बोलता जी, केरल के लिए एक शब्द नहीं, झारखंड के लिए एक शब्द नहीं, कर्नाटक के लिए एक शब्द नहीं। क्या आप सिर्फ ये दोगलापन क्यों दिखाई देता है? मैंने फिर कहा ये दोगलापन है। मैंने फिर कहा ये टीम बी है, ये केजरीवाल की टीम बी है। जब टीम ए मोदी जी ने हराया है तो टीम बी आ गई। अब टीम बी के माध्यम से ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के पैर पसारने वाले काम कर रहे हैं। पर जनता सब समझती है कि कौन क्या कर रहा है, जनता सब समझदार है। जी, टीम बी के सामने झुकी तो है ही सरकार। अगर आगे भी धरना प्रदर्शन देखो टीम बी के सामने नहीं झुकी सरकार, इसलिए झुकी क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, मोदी जी नहीं चाहते कि युवा पीढ़ी हमारा भटके। युवा पीढ़ी अपना कैरियर बढ़ाए, कैरियर में आगे जाए। युवा पीढ़ी अपना IIT करे, अपना इंजीनियरिंग करे, अपने डॉक्टर बने। युवा पीढ़ी ऐसे दंगे ना करे, प्रदर्शन ना करे, सरकारी संपत्ति को ना जलाए, इस तरह का ना करे। वो चाहते हैं कि हमारा देश का युवा आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। इसलिए देश के युवाओं के लिए उन्होंने 2 कदम पीछे लिए। वो नहीं चाहते कि हमारा जैनजी, जो आज हमारे जैनजी है, वो जेल के सलाखों में जाए, उन पर केस चले। इसलिए मोदी जी हमेशा अपने देश के युवाओं की बात करते हैं और हमेशा कहते हैं कि देश के लिए, युवाओं के लिए मैं साथ खड़ा हूँ। इसलिए वो बैकफुट में है। जी, अब अगर फिर से सीजेपी ऐसा ही कोई मुद्दा ढूंढ लेती है और फिर से एक बार जनता का फिर जुड़ाव देखने को मिलता है, तो क्या फिर से सरकार झुकेगी? मैंने फिर कहा जनता का कोई जुड़ाव नहीं था पहले भी। सिर्फ आम आदमी पार्टी के गुंडे लोग थे जिन्होंने अराजकता फैलाई। 2800 लोग कांग्रेस के गुंडे थे। आम बच्चे सिर्फ 10% थे, 90% जो बाहर के लोग थे। अगली बार अगर ऐसी कोई दिल्ली में कोशिश करी तो हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। जितने हिंदू संगठन है वो सब एकजुट होकर विरोध करेंगे अभिजीत दिपके का। और अगर उस कहीं गलती से भी अगर वो खड़ा हो जाए जंतर मंदिर में तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस बार छोड़ने वाले नहीं है। पिछली बार हमने सुन ली जरूर, पर इस बार अगर कोई भी हमारी देवी देवता और देश के बारे में कोई गलत बोलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। अगर बड़ी पार्टी बनकर आगे उभरती है तो फिर क्या दशा दिखाई देती है? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता कोई बड़ी पार्टी है। मैंने फिर कहा टीम बी है, केजरीवाल की टीम भी है। और केजरीवाल जिस दिन चाहे इसको फिर दोबारा मर्ज कर लेगा अपने में। अभी केजरीवाल का अभिजीत मुखौटा है, केजरीवाल बैकफुट में है। तो वही आप बताइए ना, उनके स्टेज में कौन देशभक्त कौन था? बताइए आप, कोई देशभक्त नजर आया आपको जो देश से प्यार करता हो? सारे लोग वही थे जो देश के खिलाफ आग निकालते। बिरयानी बांट रहे हैं, बताइए, वही बिरयानी बांट रहे हैं जो शाहीन बाग में बांटते थे। आखिर कितने कैसे लोग लग रहे थे आपको उस प्रोटेस्ट में? सारे इसमें 90% जिहादी लोग थे, जिहादी मानसिकता के लोग थे, जो टुकड़े गैंग वाले लोग थे। और ये पूरा देश देख रहा है कि सिर्फ बच्चों की आड़ में अपनी रोटी सेकी गई। मंतव्य क्या लग रहा था अगर आगे जाके ये प्रोटेस्ट बढ़ता तो आखिर उनकी चाह क्या थी? उनकी चाह वो ये चाह रहे थे। मैंने फिर कहा जैन जी को बार बार भड़काया जा रहा था। केजरीवाल जी खुद कह रहे थे कि नेपाल की युवाओं की तरह जैन जी की तरह करो, रोड में आ जाओ, सरकार को उखाड़ फेंको, तख्ता उखाड़ फेंको, प्रधानमंत्री आवास में घुस जाओ। ये इनकी मंशा थी। इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए क्योंकि देश की जनता और सरकार सख्त थी। सरकार रही चाहती थी कि श्रीलंका जैसे हालात हो, बांग्लादेश के हालात हो, देश का युवा बर्बाद हो। इसलिए सख्त कदम भी उठाए और बैकफुट में भी आए।
जी। इसलिए सरकार बैकफुट में आई। अगर इस्तीफा नहीं होता तो कहीं ना कहीं वैसी स्थिति दिखाई दे तो सकती। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के बारे में सोचा, एक अच्छी उनकी पहल थी, उनका बड़प्पन था। उन्होंने बिल्कुल जिद नहीं करी, उन्होंने बैकफुट में आए, उन्होंने कहा जरूर ठीक है इस्तीफा ले ले। 2020 के भी चुनाव की बात करें तो आप कहते हैं कि कई भ्रष्टाचार करती है, कई घोटाले की सरकार है। जब मनीष सिसोदिया से आप लड़ रहे थे, महज 2% वोट से आप हार गए थे। अगर उस समय आप 1% वोट भी खींच ले जाते और उसमें 2% मान लीजिए हम वोट और जोड़ दें, तो मनीष सिसोदिया की जगह आप विजेता होते और वहाँ पर जो वो उप मुख्यमंत्री बन पाए थे शायद वो तब भी नहीं बन पाते, और शायद जो इतने घोटाले हुए वो भी नहीं होते। तो आखिर ये बात आपको कितनी कचोटती है? नहीं, बिल्कुल। मैं एक साधारण परिवार का व्यक्ति था जब मेरी पार्टी ने, मुझे संगठन ने चुनाव लड़ाया, और सिसोदिया जी 18 मंत्रालय के मालिक थे, डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, और सुपर सीएम थे। पूरे भारत में, पूरे विश्व में एजुकेशन का डंका बजता था इनका, डंका। कोई भी काम कर रहा है, कोई विदेश से ला रहा है डेलीगेशन, तो हमारे यहाँ स्कूल है एक मगलम वाला, वहाँ लाना है। कोई भी विदेश से आएगा तो वहाँ लाना है। तो एक बिल्कुल नुमाइश कर रखी थी पचपड़गंज की। पचपड़गंज को ऐसा बना रखा था कि पचपड़गंज में बहुत विकास है। जब चुनाव लड़े 12 राउंड तक सिसोदिया जी को मतलब पानी पिला दिया, और सर्दी के फरवरी के महीने में पानी पीने को मजबूर हो गया सिसोदिया जी, और हारते हारते बचा। अगर उन जिहादी लोगों की वोट नहीं पड़ी होती इनको, तो आज हम जीतते चुनाव। पर आप सोचिए, इतना बड़ा व्यक्ति और मेरे जैसा एक साधारण, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, संगठन की ताकत से, मोदी जी के आशीर्वाद से और अमित शाह जी के नेतृत्व से हम लोगों ने इतनी कड़ी टक्कर दी कि 62 सीट जीतने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को 4 बजे तक जश्न मनाने नहीं दिया। 4 बजे तक जश्न नहीं मनाया केजरीवाल जी, जश्न अधूरा रह गया। और आंसुओं से रोया सिसोदिया के आंसू निकल गए थे उस दिन, और सोशल मीडिया ने दिखाए खुद आंसू निकलते हुए। तो आप बात करते हो शिक्षा मॉडल की, आप बात करते हो स्वास्थ्य मॉडल की, कहाँ चले गए 2020 में आपका स्वास्थ्य शिक्षा मॉडल पचपड़गंज विधानसभा में? तो ये सोचना पड़ेगा लोगों को, और सोच भी रहे लोग, तभी लोगों ने उखाड़ के फेंका 25 में। जी, आपने आशीर्वाद की बात की, इससे मुझे एक बात याद आई। जो हमने इंडियन एक्सप्रेस के फाइल से एक बात पढ़ी थी कि जब पिछले चुनाव की बात करें तो चुनाव के दौरान चुनावी सभा के मंच पर जब आपने प्रधानमंत्री मोदी के पांव छुए तो उन्होंने जवाब में आपके 3 बार पांव छुए। तो आखिर ये सारी घटना क्या थी और उस समय आपके मन में क्या भाव? ऐसा होता है जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जब भी हम कोई भी भगवान की पूजा करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें भगवान प्रकट हो जाए। इसी प्रकार राजनीति में हम किसी ना किसी को अपना आइडियल मानते हैं। तो हम जब राजनीति शुरू करी, मैंने जब से 2004 से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आइडियल मानता हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं बिल्कुल नक्शे कदम में चलता हूँ, उन्हीं की तरह मैं करता हूँ। जब वो मेरे सामने स्वयं प्रकट हो गए तो मुझे लगा कि यार साक्षात भगवान प्रकट हो गए। तो मैंने उनके पैर छुए, और सार्वजनिक स्थानों में अधिकतर मोदी जी को पैर छुआना पसंद नहीं है। तो उन्होंने उससे मेरे एक पैर छूने के बाद मेरे 3 बार पैर छू लिए, और वो पूरे देश ने देखा कि कौन ये लड़का है जो ऐसा हुआ। तो वो एक इत्तेफाक था। और उसके बाद जब मैं जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिलने के राष्ट्रीय कार्यालय में, तो प्रधानमंत्री जी मेरे पास आए और मैंने हाथ जोड़े, तो उन्होंने बड़ा हंसते हुए बोला, भाई आज पैर नहीं छुएगा। तो ये बड़ा हंसते हुए अंदाज था। वो फोटो भी आज है, उसे मुस्कुरा रहे हैं मोदी जी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी कार्यकर्ताओं से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनका ये हमेशा दिखता है। जो आपकी तरफ से मुझे जो अभी तक दिखाई दिया, जो मेरा एक पर्सनल सवाल है, जो आप हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा जागरूक दिखाई देते हैं, तो आखिर आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्योंकि बीजेपी का भी वही जो एक मूल मंत्र रहता है, तो आपकी तरफ से भी क्या वही भाव दिखाई देते हैं? हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र तो है ही ऑलरेडी। कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र नहीं है? हिंदुस्तान नाम है इसका, हिंदू राष्ट्र है। कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र नहीं है? जब पूरे विश्व में 56 देश से मुस्लिम हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा क्रिश्चियन हो सकते हैं, क्या एक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? और ये हिंदू राष्ट्र है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की ऑलरेडी हिंदू हैं यहाँ पे। तो सभी लोग रहते हैं। नहीं, सभी लोग रहते हैं। तो आप बताइए, जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान दिया ना इनको, आप पाकिस्तान दिया इनको, जहां पाकिस्तान में हिंदू 22% था और आज हिंदू वहां 1% हो गया, और जहां हिंदुस्तान में मुस्लिम 1% था 24% हो गया। तो ये धर्मनिरपेक्ष देश है नहीं है, लोकतांत्रिक देश में। वहां तो हिंदू खत्म कर दिया आपने, पर यहाँ पे मुसलमान बढ़ते गए। तो कहीं ना कहीं आज ये हिंदू राष्ट्र देश है और रहेगा, और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा देश हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है।
जी, लेकिन दूसरे धर्म की भी बात करें तो कहते हैं ये हमारा भी देश है, हम भी यहाँ ये रहेंगे, हमने हमने भी कब लड़ाई कहा करनी ये लोकतांत्रिक देश है, सबका देश है। जी हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा देश आज है। अगर अगर प्रधानमंत्री जी कोई योजना लाते हैं केंद्र से तो सबको लाभ मिलता है उसमें। तो कहेंगे आपका ये क्यों कहना है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? ये इसमें सभी मैंने लोग कहा हैं। प्राचीन काल में मुनियों से ये हिंदू हिंदू देश कहलाता है। आप बताइए, हमारा पूरा इतिहास उठा लीजिए, हमारे यहाँ मुसलमान थे कहाँ? ये सारे हिंदू हैं जो कन्वर्ट हुए। जब बाबर, अकबर, हुमायूं ये लोग आए, इन्होंने गौरी आया, मोहम्मद गौरी, तो उस टाइम कोई मुसलमान थोड़ी आए थे यहाँ पे। मुसलमान तो यही थे, इनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया। तो उस टाइम ये हिंदुस्तान ही था, आज भी हिंदुस्तान है। इसमें बनाने की जरूरत ही क्या है? जी, तो उनकी तरफ से जो पक्ष रहता है कि हम भी यहाँ रहेंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं कह ये सकते। आप रहिए, आपको छूट है, पर ये देश हिंदुओं का है और हिंदुस्तान नाम है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जी, तो वहाँ पर यहाँ पर उनके रहने पे आपको कोई आपत्ति नहीं? हमें क्या आपत्ति है? मैंने फिर कहा लोकतांत्रिक देश है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लेकिन देश नाम है। हिंदू राष्ट्र होगा। ये हिंदू राष्ट्र ही है, सनातन को मानने वाला देश है और सनातन की परंपराओं से ही देश चलता है। आज भी कोई भी शुभ काम होता है तो प्रभु श्री का हम गणेश जी का अभिवादन करते हैं पहले। ये हमारी परंपराओं में लिखा हुआ है, आज नहीं है, ये कई वर्षों से वेदों में चला आ रहा है। तो वही परंपरा है, आज हमारी चल रही है। जी, आपने बंटवारे की भी बात की कि पाकिस्तान में कितने प्रतिशत हिंदू थे और अभी उनकी संख्या देख लीजिए, बांग्लादेश में कितने प्रतिशत हिंदू थे, अभी उनकी संख्या देख लीजिए, और हिंदुस्तान में आखिर कितने प्रतिशत हिंदू थे और अब उनकी संख्या देख लीजिए। वहाँ पर घटती हुई दिखाई देती है हिंदुओं की संख्या और यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई। मैंने फिर कहा, ये जो 70 साल 65 साल जो सरकारें रही, जिन्होंने बांग्लादेश, जिन्होंने रोहिंग्या को यहाँ बसाया, जिहादियों को यहाँ बसाया, आज ये उनकी देन है। जो अपना वोट बैंक के चक्कर में जो हमारी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं में चार दीवारी करने नहीं दी और उसकी वजह से घुसपैठियाँ बढ़े, घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाया, घुसपैठियों का आधार कार्ड बनाया, उनको यहाँ का वोटर बनाया और उनसे राजनीति करी। वो तो 2014 के बाद जब मोदी जी आए, जब कानून लाए, तब जाके ये पता चला लोगों की इस देश में करीबन 10 या 15% बाहर के लोग थे। अब जब सख्ती हो रही है तो इनको परेशानी है। जी, जिस प्रकार से संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो हम कह तो सकते हैं अगर ऐसा हुआ कि आगे जाके हिंदू बचे ही ना, जैसे पाकिस्तान में नहीं बचे हैं, बांग्लादेश में नहीं बचे हैं, तो क्या अकेला हिंदू राष्ट्र नाम रखने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? बचेंगे तो सारे मुस्लिम। मुझे नहीं लगता। जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी और ऐसे कई लोग हैं जो अभी हिंदुओं के आइडल हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, अभी लाइन है हमारे पास। अभी तो RSS हमारी फैक्ट्री है, जहाँ मोदी जी तो है ही, और मोदी जी जैसे बहुत हजारों लोग वहाँ पे हैं। जब वो फैक्ट्री से लोग निकलते हैं तो वो सनातन का झंडा ही लेकर निकलते हैं, और वो जिहादियों को छोड़ने वाले लोग नहीं है हम लोग। और इस देश में प्रभु राम की बात होगी, इस देश में अकबर की बात नहीं होगी। ये देश चलेगा तो प्रभु राम से चलेगा, ये अकबर हुमायूं से नहीं चलेगा। क्या एकजुटता दिखाई देती है लोगों में? क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें भी दिखाई देती हैं, जिस प्रकार से उत्तम नगर कांड की बात ले लें, ऐसे कई कांड होते रहते हैं, नोएडा की भी बात करें, तो ऐसी जो चीज़ें दिखाई देती हैं, क्या लगता है कि हिंदू इतना मजबूती से प्रखर होकर आगे दिखाई देता है या फिर मुस्लिमों का जो संगठन है वो ज़्यादा आपको मजबूत दिखाई देता है? एक्चुअली क्या है, जो मुसलमानों में जो मदरसे बनाए गए हैं, उनके अंदर कट्टरवाद भरा जाता है बचपन से ही। उनकी सोच कुंठित बनाई जाती है, उनकी सोच देश के खिलाफ बनाई जाती है। उनको बताया जाता है कि हिंदू काफिर है उनको। और हमारे यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ बोला जाता है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और उनके यहाँ जिहाद, जितना ज़्यादा जिहाद करेगा वो, जितना ज़्यादा गलत करेगा उतने ज़्यादा उसको अच्छा माना जाता है। तो ये फ़र्क है दोनों जगह में। तो दिक्कत क्या है? मदरसा बिल्कुल दिक्कत है, 100%। मदरसे बंद होनी चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए, मुल्ला मौलवी नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मुल्ला मौलवी नहीं बुलाना बच्चों को। तो मदरसों के लिए आगे क्या कार्रवाई? उसमें सरकारें अपने अपने स्टेटों में कार्रवाई चल रही है। जैसे असम में बिल्कुल उसमें रोक लगा दी है और वहाँ कंपलसरी बोल दिया कि वहाँ पे राष्ट्रगान होगा और सब चीज़ें होंगी। और अगर वही मदरसे बंद करवाने पर, भले मानसिकता तो वैसी रहती है, जो लोग मदरसे में सिखाते हैं वो लोग तो रहेंगे, तो आखिर वो घर पे सिखाने लगेंगे, तो फिर इसका हल क्या है आगे? इसका हल यही है, जो जिहादी लोगों को चुनकर, देश विरोधी जो बात करते हैं उनको चुनकर उनको जेल के सलाखों में भेजा जाए, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाए, और तभी जाके चीज़ें ठीक होने वाली है। जी, वरना आखिर कैसा हाल दिखाई देता है? क्योंकि अगर उनके खिलाफ कुछ भी बोल दो, बहुत लोग डरते हैं। इतनी कई आवाजें हैं जो डर की वजह से नहीं आगे। नहीं, वो सरकारों की वजह से है ना। जैसे केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल मौलानाओं को 48,000 रुपये महीना देता था, पंडितों को कुछ नहीं देता था।
ईद जब कोरोना काल था, ईद में बाजार खोल दिए, रामनवमी में बाजार बंद कर दिए। मतलब जब सरकारें सह करती हैं, एक का इफ्तियार पार्टी बुलाता था सीएम ऑफिस में, इफ्तियार करता था और बोलता था वक्फ बोर्ड को कि हमारे पास पैसा कमी नहीं है, जितना मर्जी पैसा लो। पर सरकार बदली, सनातन को मानने वाली सरकार आई, तो आज बता दीजिए कहाँ 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 हो रही है इफ्तियार पार्टी। आप बता दीजिए कहाँ मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है। आप बता दीजिए क्या हो रहा है। सारे जितने भी त्यौहार हैं हिंदुओं के, उन त्यौहारों को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद में साफ बता दिया जा रहा है ईद में कि अगर बकरा, ईद में कोई भी बकरा अगर गलती से गली मोहल्ले में कट गया, तुम्हारी खैर नहीं। खुल के मतलब बोला जा रहा है कि भाई खैर नहीं होगी, आप काटिए। आप, हमें किसी धर्म से लड़ाई नहीं है हमारी, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन को मानते हैं। पर कोई भी गली मोहल्ले में अगर बकरा ईद में अगर कहीं भी बकरे की कुर्बानी करेगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये साफ संदेश है। यमला की सफाई हो रही है, यमला की आरती हो रही है। जिस यमला की आड़ में केजरीवाल लगातार 3 बार जीता डुबकी लगाने के नाम पे, आज उस यमला का हाल कैसे करके गया जी। तो हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। हम पहले फिर कहा हमारा देश राम से चलेगा, देश रहीम से नहीं चलेगा। जी, लेकिन सरकार की अगर जनता की बात करें, जो जनता का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि जो योगी सरकार है वो इस तरह के मामलों में ज़्यादा सख्त दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे तुरंत कार्रवाई देखने को मिलती है। वहीं अगर केंद्र का नाम लें तो उतनी तुरंत कार्रवाई देखो, मैंने फिर कहा कि योगी जी सरकार स्टेट है, पूर्ण राज्य का दर्जा है, वहाँ पे डिसीजन योगी जी लेते हैं सीधा, और योगी जी का बोल्ड डिसीजन है। कोई भी जिहादी अगर कुछ गड़बड़ करेगा, हमारी बहनों को छेड़ेगा, तो सीधा बुलडोजर चलता है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ केंद्र का हस्तक्षेप रहता है, यहाँ फ्रीडम नहीं है मुख्यमंत्री को। और केंद्र के लिए 27 जितने भी राज्य हैं वो सब एक जैसे हैं, तो केंद्र उसी हिसाब से काम करता है। पर स्टेट में अगर पूर्ण राज्य का दर्जा वहाँ पे है यूपी को, तो इसलिए योगी जी बोल्ड डिसीजन लेते हैं। योगी जी कोई भी, आप देखिए उस यूपी में जहाँ गुंडा राज चलता था सपा का बसपा का, आज बहन बेटियां शाम के समय बिल्कुल बेखौफ निकलती हैं, बेखौफ जाती हैं, कोई डर नहीं किसी को। उनको पता है योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा। आपने हस्तक्षेप की बात की, अगर हस्तक्षेप किसी का नहीं रहा मान लीजिए, तो आखिर कैसी कार्रवाई देखने को मिलेगी? ऐसे तरह के जो हत्याएं होती हैं, ऐसे कांड होते हैं, इन पर सरकार की जो मुखर प्रतिक्रिया है वो कैसी दिखेगी? देखो, सरकार अपना काम करती है। आज जैसे दिल्ली में दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, डायरेक्ट दिल्ली सरकार के पास नहीं है। बहुत सारी एजेंसियां हैं डायरेक्ट सो केंद्र के पास है। तो केंद्र, मैंने कहा फिर केंद्र जितने स्टेट हैं उन स्टेटों को एक जैसा आंकता है, तो वो अपने हिसाब से करता है। अगर दिल्ली में दिल्ली पुलिस स्टेट के पास होती है तो कार्रवाई और फास्ट होती है, जैसे यूपी में होती है, जैसे और स्टेटों में होती है। मुझे लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश के चक्कर में थोड़ा सा धीमा हो जाता है चीज़ें, पर इतनी भी धीमी नहीं होती, होती ज़रूर है। कार्रवाई सख्त होती है और बिल्कुल अंजाम तक होती है, जब तक अंजाम पूरा ना हो। जी, एक जो लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी कि कई लोग मुखर होकर बोल देते हैं, लेकिन कई लोग कानाफूसी करते हैं, जिनमें इतना साहस नहीं है। वो कहते हैं क्यों ही पंगे लेना है दूसरों से, लेकिन घटनाएं सबको दिखती हैं कि आखिर कैसी घटनाएं हो रही हैं, किसके साथ क्या हो रहा है, किन की संख्या बढ़ रही है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, सबको दिखता है और अंदरूनी बात सबको पता रहती है। तो आखिर उन लोगों को आप कैसे साहस देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आखिर जो चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है सरकार की भी, और आगे जाके ऐसी घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा ना 2014 से पहले हिंदू सोया हुआ था, अब मोदी जी, योगी जी, लोगों ने हिंदुओं को जगाया। आज हिंदू एकजुट हो चुका है पूरे देश में। आप देखिए कोई भी घटना होती है हिंदू एकजुट होता है हमेशा, और सोए हुए हिंदू को जगा दिया। जिस प्रकार लोग कई बार हम पे लालचन लगाते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो, और मैं उनको जवाब भी देता हूँ कई बार कि भाई अगर मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ हूँ तो मैं सनातन की तो बात करूँगा, मैं मुल्ला मौलवी की बात थोड़ी करूँगा। फिर कहते हैं कि नहीं आप हर जगह हिंदू मुस्लिम करते हो। मैंने कहा वो जो ओवैसी बैठा है हैदराबाद में, अगर वो मुस्लिम करे तब तो ठीक है जी, अगर रवि लेके हिंदू मुस्लिम करे तो लोगों को लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मेरा अभी रिकॉर्ड रहा है कई बार, मैं 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। जब आप एपिसोड ख़त्म ही कर रहे हैं तो लास्ट में मैं एक बात बताता हूँ, मैं 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। मैंने हर चुनाव में मैंने कभी भी मुस्लिमों से वोट नहीं मांगे, और मैं डंके की चोट में कहा तुम्हारा काम करेंगे, वोट नहीं चाहिए, खुल के नहीं चाहिए वोट भाई जाओ। ये मुखर होकर बोलता हूँ, और अभी भी आपके मीडिया के आगे मुखर होकर बोल रहा हूँ। मतलब वोट बैंक की राजनीति से दूर, वोट बैंक की राजनीति नहीं चाहिए मुस्लिम का वोट, काम करेंगे आपका, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेके चलते हैं, पर वोट नहीं चाहिए। जी,
इसी के साथ में अंत में जो लास्ट संदेश है हमारे दर्शकों के लिए जो भी ये एपिसोड देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी समस्याएं हैं, हमने शुरू से लेके जो अंत तक जो भी हमने बातें की, उसमें आप हमारे दर्शकों को एक आखिरी संदेश 2 लाइन में क्या देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा इस देश में। इस देश में जब 56 देश मुसलमानों के हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा देश क्रिश्चियन हो सकते हैं, पर एक देश हिंदू राष्ट्र है। उसमें भी अगर हम लोग आपस में बटेंगे तो वही जो कटेंगे वाली मीन है वो होगी। और दूसरी बात, हमें एकजुट होना चाहिए और दलित और हिंदू अलग नहीं होना चाहिए। दलित भी एक हिंदू साथ है, होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, क्योंकि सभी हिंदू हैं। हाँ, क्योंकि ये विपक्षी दलों के चाल है। कई वर्षों से ये लोग चाहते हैं कि दलित अलग अलग हो, हिंदू अलग हो, पर मुझे लग रहा है हम सबको एक होना पड़ेगा। एकजुट होकर हम लोग इनको करारा जवाब देना पड़ेगा जी, क्योंकि समस्या जो कुछ और है, जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, समस्या वो है, तो ये सभी लोगों को जानने की ज़रूरत है। इसी के साथ अभी नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।